अब अपने पास दो मकान है, एक मकान जहाँ हम रहते हैं और दूसरा वो खाली बना हुआ पड़ा है इतने सालों से, आप उसको रेंट पे क्यों नहीं देते हो? रेंट पे देने का फायदा क्या होगा? रेंट पे देने से रेंट आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा, मुझे किराएदार को रोज किराए के लिए बोलना पड़ेगा। हाँ और जो किराया मिल रहा है उस किराए में मेरे मकान की रिपेयर नहीं हो पा रही है। हाँ। दूसरा, अगर मेरे को आजकल 2 बेटों बांटनी होगी तो मैं उसको टाइम भी नहीं दे पाऊंगा, उस झगड़े में और पड़ूंगा मैं। मतलब आपको लगता है वो खाली नहीं करेगा? मैंने कई केस देखे ऐसे शहर में, जो सब कोर्ट में घूम रहे हैं मकान देने के बाद, उनको किराए से ज़्यादा वकीलों पे खर्च करना पड़ रहा है और अपना अरेंजमेंट करना तो पड़ इस चक्कर में मकान किराए पे नहीं देंगे? इससे फायदा नहीं हो रहा कुछ। जैसा मेरे अभी पापा ने बोला वैसा आप भी अपने घरों पे सुनते ही होंगे कि कभी भी मकान या दुकान किराए मत दो। आप क्या, देश के 20% लोग ही घर किराए पे देते हैं और 80% लोग देते ही नहीं हैं। और उसके पीछे का मेन कारण क्या है? देश के कानून में कमी होना। देश का कानून इतना घटिया है लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड कि कोई भी अपना आदमी मकान देना पसंद ही नहीं करता। अरे भाड़ा मांगते मांगते भिखारी जैसी हालत हो गई है मेरी। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। एक ऐसा नया कानून आ रहा है जो सब बातों को दरकिनार करते हुए एक इस तरह का सिस्टम ला रहा है कि अब कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2021 को देश की केंद्र सरकार ने एक नया मॉडल टेनेंसी एक्ट को लाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अब अगर आप किराएदार हैं तो क्या आपके पक्ष में बात होगी? ए खाखरा भाई, तुम फिर आ गया? अगर आप मकान मालिक हैं तो क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा? चिकन मटन खाने के लिए पैसे हैं और मेरा भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ कहाँ है? दोनों बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बड़ा डिटेल के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया है अभी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं देश में आने वाले नए कानून मॉडल टेनेंसी एक्ट की। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एक्ट को क्यों लाया जा रहा है, फिर हम जानेंगे कि इस एक्ट की क्या विशेष बातें हैं, फिर हम जानेंगे कि लैंडलॉर्ड की फेवर में क्या बातें हैं, फिर हम जानेंगे कि टेनेंट की फेवर में क्या बातें हैं। तो सब बातों को आज हम इस डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एक्ट को क्यों लाया गया। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला कि मोस्टली लोग अपना घर देने से डरते हैं क्योंकि देश के कानून में अपंगता है। अगर आप देश के कानून की बात करें तो हर स्टेट का अपना अपना एक टेनेंसी लॉ है। देश के कानून में तो हम बाद में जाएं, अगर हम उसके डेफिनेशन क्लॉज यानी जो उसकी परिभाषा है अगर उसको देखें तो वो भी क्लियर नहीं है। इसलिए देश की मोस्टली लिटिगेशन इसी बात पे आती है कि क्या आप लैंडलॉर्ड थे, क्या आप टेनेंट थे या नहीं थे। दोस्तों, इस देश में अगर आप केसेस की बात करें तो चेक बाउंस के बाद सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है तो वो लैंडलॉर्ड टेनेंसी के लिए। ये सब बातें जब सरकार के पास गई और लोगों तक लोगों ने बात पहुंचाई, और ना सिर्फ लोगों ने बल्कि इस देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दी कि इस देश में नया कानून लाया जाना चाहिए। जब ये सब बातें वहाँ दिल्ली पहुँची तो फाइनली केंद्र सरकार ने बोला कि हम नया मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाएंगे, एक ऐसा लॉ बनाएंगे कि जो हमारे हिसाब से पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इशू स्टेट सब्जेक्ट में आता है इसलिए हर राज्य स्वतंत्र है इस कानून के अंतर्गत अपना कानून बनाने के लिए। बट भावना यही रहनी चाहिए जो हम दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस बात के बाद 2 जून 2021 को नया कानून आ गया है और अब हर राज्य अपना अपना कानून बना रहे हैं, तो आपके राज्य में भी जल्दी से ये कानून आ सकता है। अब हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की, जहां हम बात करेंगे इस एक्ट की क्या खास बातें हैं। सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो ये लॉ होगा प्रोस्पेक्टिव ना कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी जिस दिन आपका राज्य सरकार आपके राज्य में कानून लाएगी उस दिन से ये कानून इफेक्टिव होगा। यानी उसके बाद से अगर कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट का एग्रीमेंट बनता है तो उस पर इफेक्टिव होगा, ना कि अभी के लिए। तो अगर अभी आप कहीं लैंडलॉर्ड टेनेंसी की रिलेशनशिप में हैं, अगर आपने कोई घर या मकान किराए पे दिया हुआ है या आपने लिया हुआ है तो ये लॉ आप पे अभी लागू नहीं होगा। दूसरी विशेष बात है कि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये होटल, धर्मशाला या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। रेजिडेंशियल यानी आप अपना मकान किसी को किराए पे दे रहे हैं तो ये एक्ट आप पे लगेगा। कमर्शियल यानी आप अपनी की दुकान किसी को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं तो ये आप पे एक्ट लगेगा। तीसरी इस एक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रिटर्न एग्रीमेंट। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे ही किसी को किराए पे रहने के लिए मकान दे देते हैं या दुकान दे देते हैं, और हम पूछते हैं, जब कोई केस हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं भैया एग्रीमेंट का है। वो बोलते साहब विश्वास पे थे, वो हमारे उनके बेटे थे, उनके बुआ जी के बेटे थे, हमने मकान किराए पे दे दिया। अरे भैया ऐसे क्यों करते हो आप? इसी बात को सॉल्व करने के लिए इस एक्ट में नया प्रोविज़न डाल दिया और कहा है
अब आपके बुआ आए, मामा आए, सब बातें अलग। इस देश में अब कंपल्सरी कर दिया है कि कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट का एग्रीमेंट होगा तो उसको रिटर्न में लिखना ज़रूरी है। यानी अगर आप अपना मकान दुकान दे रहे हैं तो वो आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना ही होगा, और ना सिर्फ एग्रीमेंट करना होगा बल्कि वो एग्रीमेंट करने के बाद आपको अपने ज़िले की रेंट अथॉरिटी के पास जाकर उसको 2 महीने के अंदर सबमिट भी करना होगा। तो अब ये जो बाकी सारे जो इश्यूज आते थे वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेंट एग्रीमेंट को अगर आपने लिख लिया है, सब बातें उसमें क्लैरिफाई कर ली है, तो डिस्प्यूट आधे वहीं खत्म हो जाते हैं। और अगर मैं फोर्थ इसकी विशेषता की बात करूँ तो वो इसी से आती है कि जैसे ही आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, आपको रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपको रेंट अथॉरिटी को ले जाके सबमिट करना है, और वो रेंट अथॉरिटी उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगी। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, अगर सब चीज़ एकदम लिखा पढ़ी हो चुकी है और अगर वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया है और इतनी क्लैरिटी आ गई है, तो डिस्प्यूट कहाँ से आएंगे। और पांचवी बात भी इससे आती है, सपोज फिर भी आपका डिस्प्यूट रह जाता है तो हम क्या कहते हैं, कोर्ट मत जाओ, वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, सालों साल कोर्ट लगा देगी। अगर आप नीचे से हार गए तो वो ऊपर चला जाएगा, और आप जीत गए तो अगला चला जाएगा। लेकिन इस बात को भी सॉल्व इस एक्ट ने कर दिया है और 60 दिन का समय दे दिया है कि अगर आपका डिस्प्यूट है तो लैंड ट्रिब्यूनल उसको 60 डेज में सॉल्व करेगा। जी हाँ, 60 दिन में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एक्ट की। अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में कि लैंडलॉर्ड की फेवर में क्या बातें हैं। जब हम बात करते हैं मकान मालिक की फेवर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मकान मालिक को एक ही बात की चिंता सताती है कि मुझे क्या किराया टाइम पे मिलेगा, और क्या जब मैं उसको बोलूँगा एग्रीमेंट के बाद वो घर खाली कर देगा। इन दोनों बातों का सॉल्व इस एक्ट में हो गया है। जहाँ तक बात रही रेंट की, अगर किराएदार रेंट नहीं दे तो आप दुगना रेंट उससे चार्ज कर सकते हैं, यानी एज ए पेनल्टी आप डबल रेंट ले सकते हैं। और रही बात घर खाली कराने की, एविक्शन की, तो इस एक्ट में ये भी लिख दिया है कि अगर 2 महीने तक कोई किराएदार आपको किराया नहीं दे तो आप उसको नोटिस देके खाली करवा सकते हैं। और क्योंकि आपका एग्रीमेंट लिखा हुआ है, वो रेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है, 2 महीने से किराया नहीं दिया है, तो किसी भी हालत में किराएदार को आपका मकान खाली ही करना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात लैंडलॉर्ड की फेवर में है कि अक्सर आपने देखा है कि आप देते हैं मकान एक्स पर्सन को, वो आगे वाई को दे देता है, वाई जेड को दे देता है। इसे कहते हैं सब लेटिंग। वो अब इस एक्ट में साफ मना कर दिया कि अगर मकान मालिक की परमिशन नहीं है तो आप किसी को भी अपना किराया का मकान सबलेट नहीं कर सकते, यानी आप आगे से आगे इसको भाड़े पे या किराए पे मकान नहीं दे सकते। अब हम आते हैं वीडियो के फोर्थ पार्ट के लिए कि टेनेंट यानी जो किराएदार हैं उनके लिए क्या क्या फेवर की बातें हैं। एक किराएदार को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट देने में। आप अगर गए दिल्ली बॉम्बे में, तो मैंने अक्सर देखा है, मैं भी खुद भी दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे वहाँ कहते थे कि आप साल भर का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दो। ये बड़ी चिंता का विषय होता है। इस बात को इस एक्ट ने सुधार दिया है, सॉल्व कर दिया है। और अब ये कहा गया है कि अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको सिर्फ 2 महीने का रेंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, और अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको किराए पे लेनी है तो आपको 6 महीने का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा नहीं कराना है। दूसरी अगर हम बात करें टेनेंट के फेवर में, तो टेनेंट को हमेशा दिक्कत होती थी कि मकान मालिक जब चाहे आपके रूम में एंटर कर जाता था, वो आपके शॉप पे आ जाता था कि भाई मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। अब वो बात भी ख़त्म कर दी गई है। अब अगर मकान मालिक को किराएदार के प्रीमाइस में एंटर करना है तो उसको पहले एक रिटर्न नोटिस देना होगा, उसकी परमिशन के बाद ही वो एंटर कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इस एक्ट में बदलाव है। अगर मैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ टेनेंट की फेवर की, तो वो ये आती है कि टेनेंट को अक्सर ऐसा लगता था कि मकान मालिक कभी भी रेंट बढ़ा सकता है, तो अब उसकी भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला है कि अगर आपको एग्रीमेंट के बाद अगर रेंट बढ़ाना है तो आपको 3 महीने का रिटर्न नोटिस देना होगा। विदाउट गिविंग एनी रिटर्न नोटिस आप अपने किराएदार का रेंट नहीं बढ़ा सकते। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक किराएदार के फेवर की, अक्सर किराएदार जब घर लेता है या कोई दुकान लेता है तो उसको थोड़े बहुत चेंजेस कराने होते हैं। कभी कहीं से पानी गिर रहा है, कभी कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कराना है, तो वो मकान मालिक कहता है भैया आप किराए पे है, आप चेंज कराएं। अब किराएदार सोचता है मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा नहीं है, मैंने किराए पे लिए, नहीं तो मैं खुद मकान ले लेता, मैं कहाँ से चेंज कराऊंगा। इस बात को इस एक्ट ने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है और ये कहा है कि अगर मकान में कोई स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज यानी कुछ पानी का रिसाव हो रहा है, कुछ अगर दीवारों में कुछ खंडर हो रही है या कुछ कलर कराना है, पुताई करानी है, तो ये सब मकान मालिक की ही जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। लेकिन जो माइनर इश्यू है, जैसे आपका ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गया, फैन नहीं चल रहा है या थोड़ा बहुत कुछ माइनर है, तो वो टेनेंट करा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो मकान मालिक को ही कराने होंगे। तो ये इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जाना कि क्यों ये कानून को लाया गया, क्या यह कानून है, लैंडलॉर्ड के फेवर में क्या है, टेनेंट के फेवर में क्या है।
अब सारी राज्य सरकारें अपने अपने एक्ट को बनाने में लग गई है, लेकिन मूल भावना यही रहने वाली है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जाके बताएं कि एज ए लैंडलॉर्ड या टेनेंट आप क्या इशू फेस करते हैं। हो सकता है आपकी बातों को हम आगे तक पहुंचाएं ताकि वो उस तरह से नेसेसरी अमेंडमेंट आ सके। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आपका हमें प्यार देते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।